चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का मैथ, पहला चैप्टर वास्तविक संख्या है। ठीक है, उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.3 है, 1.3। ठीक, उसका पार्ट 1 है, 1 2 3 पार्ट में आएगा धीमे धीमे। ठीक है ना, तो पहला पार्ट है, उसमें देखो पहली प्रमेय दी है। सबसे पहले प्रमेय समझेंगे, इसमें क्वेश्चनों करने के लिए प्रमेय समझेंगे। देखो इसमें ऐसे क्वेश्चन होंगे, मैं बताऊंगा आपको कि जैसे √2 लिखा है, इसे सिद्ध करो या अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, √5 है अपरिमेय संख्या है, 2 + √2 है ये अपरिमेय संख्या है ना, 5 - के √3 है अपरिमेय संख्या है। इस तरह के क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना, तो उसके लिए ये दो पहले प्रमेय समझे हम, प्रमेय नंबर 1.3 और प्रमेय नंबर 1.4। ये एनसीईआरटी मैथ में दिया हुआ है। ठीक है, इसे समझेंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है ना, चलो देखते हैं। जो प्रमेय नंबर 1.3 है, पहली प्रमेय नंबर 1.3, प्रमेय नंबर 1.3, इसे आप अच्छे से समझो। देखो इसमें लिखा हुआ है, देखो लिखा है, मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है। P एक अभाज्य संख्या है, पहले पार्ट में सीखी थी अभाज्य संख्या, वैसी संख्या जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं ना। P एक अभाज्य संख्या है यदि P a² को पूरी तरह विभाजित करती है, P a² को पूरी तरह विभाजित करती है। देखो इसकी प्रूविंग इंपोर्टेंट नहीं है, तो इसको प्रूव करके दिखाऊं, केवल ये समझना है। ये पेपर में नहीं आती कि इसको इस तरह से प्रूव करके दिखाओ। क्वेश्चन ये आते हैं, ये वाले नीचे लिखे हैं, ये वाले, इनको कराऊंगा मैं। ठीक है, इस वाली प्रमेय को केवल समझना है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ P है वो a² को विभाजित करती है, a² को P पूरा पूरा विभाजित कर देती है, मतलब पूरा पूरा भाग चला जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो P a को भी पूरी तरह विभाजित करेगी, यानी a लिखा है ऊपर, a को P पूरी तरह विभाजित करेगी। ये तो मैं समझना करती है कि नहीं करती है। ठीक है, अब मान लेते हैं a बराबर कोई 10 है, कोई संख्या 10 है, और P इसको विभाजित कौन कर सकता है भाई? है P विभाजित कर सकता है, मान लिया 5 कर देगा, तो P की वैल्यू 5 मान ले रहे हैं। ठीक है ना, अब देखो पहले में लगाओ, a की वैल्यू 10 लगाओगे तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, है ना, और नीचे P की वैल्यू लगाएंगे 5 तो 5 हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखो 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100, और 5 का कितना होगा? कुछ नहीं, 5 ही है ना। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, पूरा पूरा भाग चला गया, देखो चला गया ना। अब इधर देखो a का मान मानो कितना दिया? 10, तो 10 मानो, यहाँ पे 10 लिखो, और P की वैल्यू 5, तो 5 से भाग करेंगे तो 5 दूनी 10, पूरा पूरा भाग गया कि नहीं गया? तो जो संख्या का वर्ग अगर किसी अभाज्य संख्या से डिवाइड है तो उसका वर्गमूल भी अभाज्य संख्या से डिवाइड होगा। ठीक है, और मानो देखो, मान लिया कि जो 8 है वो 2 से पूरी तरह डिवाइड होती है, तो 8 को हमने a मान लिया, और क्या कहते हैं P को हमने 2 मान लिया। ठीक है, अब पहला कंसेप्ट है कि इसका a² बट्टा P अगर P से डिवाइड है, a² बट्टा P, तो a बट्टा P भी 2 से डिवाइड होगा, है ना। तो 8 बड़ी संख्या माने तो 16 मान ले रहे हैं। चलो a² की वैल्यू 16 है, a² वैल्यू पूरी 16 है, तो a² की वैल्यू 16 लगाएंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, 2 8 16, 8 बार चला जाएगा, 2 8 16, है ना। अब इसका जो अंडर रूट निकालें तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ से a की वैल्यू आएगी 4, 4 का वर्ग होता है 16, तो यहाँ पे अगर तुम 4 लगाओगे, 2 से भाग करो तो फिर भी भाग चला जाएगा, ठीक है, ऐसे समझो, सादा बात समझो बिल्कुल, कि जो 25 है वो 5 से डिवाइड होता है, तो 25 5 बार चला जाता है। 25 का वर्गमूल ले लें हम, वर्गमूल मतलब 5 का ही तो वर्ग होता है 25, तो 5 में भी 5 का भाग चला जाता है, 5 एकम 5। तो ये प्रमेय कह रही है, प्रमेय नंबर 1.3, कि मान लीजिए P कोई अभाज्य संख्या है, यदि a² P से भाग जाता है तो a में भी P से भाग जाएगा 100%। ठीक है ना, ये बात समझनी थी। अब ये काम की नहीं है बात, ना तो ये नोट करनी है ना कहीं लिखना है, केवल समझना है, ये इसमें इंप्लीमेंट होगी इन प्रमेय में। प्रमेय नंबर 1.4 है, उदाहरण नंबर 9 है, एनसीईआरटी का उदाहरण है, उदाहरण नंबर 9, इनमें ये काम करेंगे। ठीक है, इसे हटा दे रहे हैं, समझ में आ गया? चलो देखो, प्रमेय नंबर 1.4 है, प्रमेय नंबर 1.4, इसमें कह रहा है √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या, ये प्रूव करना है, अपरिमेय संख्या है।
अपरिमेय संख्या है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, √2, √3, √5, ठीक है। √5 तो का तो एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन √5 का, तो ये बहुत अच्छे से करना है। और लॉन्ग क्वेश्चन बनता है यहाँ से, इससे एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, ज़्यादा नंबर वाला लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा एक, ठीक है। अच्छे से सीखना है इसको। तो इसको हम करना कैसे शुरू करें, देखो इसको मान के चलेंगे, हल लिख रहा हूँ मैं, या फिर उपपत्ति लिखते हैं। चलो उपपत्ति प्रूव करना है तो उपपत्ति लिख ले रहे हैं, उपपत्ति लिख रहे हैं, ठीक है। हम मान के चलेंगे उल्टा, √2 एक परमेय संख्या है, अपरमेय नहीं है, क्या मानेंगे, परमेय संख्या है। √2 एक परमेय संख्या है, ठीक है। परमेय अपरमेय मैं सिखा चुका हूं पीछे। तो √2 माना √2 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। अगर √2 एक परमेय संख्या है तब हम √2 को ऐसे भी लिख सकते हैं, तब √2 है वो P/Q के बराबर हो, क्योंकि परमेय संख्या की हमने परिभाषा पढ़ी थी, वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सके, और जहां पर Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 नहीं होना चाहिए, बस वो परमेय संख्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पे PQ है वो हमने माना है, PQ क्या माना है, माना, इसलिए क्या कहते हैं, माना क्या माना है, P व Q क्या कहते हैं, सहभाज्य पूर्णांक है, सहभाज्य पूर्णांक हैं। ऐसे पूर्णांक हैं जो सहभाज्य यानी बिल्कुल कट-पिट के आए हैं, वो सहभाज्य कहलाते हैं। जिनका HCF 1 आता है, इनका HCF क्या है, मतलब मासा 1 आए, वो सहभाज्य संख्या होती है। जैसे 3 और 5, 3 और 5 किसी से नहीं कटेंगे, देखो, तो ये सहभाज्य संख्या है। जैसे 5 और 6 आपस में किसी से कटेंगे नहीं, 5 से कटेगा और 6 वो 2 3 से अलग से कटेगा, तो सहभाज्य संख्या है। 5 और 7 कैसी संख्या है, सहभाज्य संख्या, ठीक है। ये किसी से नहीं कटेंगे आपस में, ठीक है ना। तो सहभाज्य संख्या क्या होती है, जिनका HCF 1 होता है। दूसरी भाषा में समझो, बिल्कुल कट-पिट के आता है आंसर, वो सहभाज्य संख्या होता है। जैसे 4/12 लिखा है, 4/12, ये सहभाज्य संख्या नहीं है। इसको बिल्कुल सरलतम रूप में लिखेंगे तो 4 एकम 4 और 4 तिया 12, 1/3 आए, तो 1 और 3 क्या हुआ, सहभाज्य संख्या हुई। और समझो जैसे 10 और 25 लिखा है, 10 और 25, तो अभी ये 10 25 सहभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इनका HCF ज्ञात करें तो 5 आ जाएगा। इनको और काट के सरल लिख दें, क्या लिख दें, 5 दूनी 10 और 5 25, तो ये 2 और 5 आ रहा है, 2/5, 2 और 5, ये सहभाज्य संख्या है ना। इनके आप फैक्टर करोगे तो 2 के फैक्टर 1 गुणा 2 होंगे और 5 के फैक्टर 1 गुणा 5 होगा। तो यानी इनमें कॉमन क्या दिख रहा है, देखो 1 दिख रहा है, कॉमन क्या है, वैनिष्ट गुणनखंड 1 होता है। ऐसी संख्याएं जिनका वैनिष्ट गुणनखंड 1 होता है वो हमारा क्या कहलाता है, वो सहभाज्य संख्या कहलाती है। तो इसी पर आधारित है, ठीक है। ध्यान से देखना, आगे जब करेंगे हम हल तो यहाँ पर गुणनखंड 1 की जगह पर कुछ और आ जाएगा। जब और आ जाएगा तो हमने जो कल्पना की है एक परमेय संख्या है, वो परमेय संख्या नहीं रहेगी। तो 2 ही भाग होते हैं वास्तविक संख्याओं के, परमेय और अपरमेय। जब कोई संख्या परमेय नहीं है तो क्या हो जाएगी, फिर अपरमेय हो जाएगी, ठीक है ना। वास्तविक संख्याओं के केवल 2 ही भाग होते हैं, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। तो हम परमेय तो मान के चल रहे हैं, और परमेय संख्या का विरोध हो जाएगा, उल्टा आ जाएगा, तो उल्टा फिर कौन होगा, अपरमेय हो जाएगा। तो हम इसे लिख देंगे, अतः यह एक अपरमेय संख्या, परमेय नहीं है, ठीक है ना। इस तरह से लिखना ही लिखना है। इसके स्टेप में बिल्कुल फिक्स है, फिक्स स्टेप है, 1-2 बार आप करेंगे याद हो जाएगा, बस वैसा का वैसा ही लिखना है, फिर कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलो लिखते हैं। देखने में समझने में बहुत भरकम लगेगा और नंबर भी ज़्यादा दिलाता है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी है, 1 बार 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करेंगे तब ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। जो इस तरह से लिख लिया हमने, लिख लिया। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ऐसे करके, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ऐसे, तो यहाँ पर हो जाएगा √2Q बराबर यहाँ हो जाएगा P। अब देखो अगर Q की वैल्यू ज्ञात करें तो यहाँ पर √2 क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा, तो Q बराबर P/√2, सॉरी P/√2, ठीक है ना, इतना हो गया। अब यहाँ से दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो देखो Q² बराबर P² बट्टा पूरे 2 हो जाएंगे, √2 का स्क्वायर करें पूरे 2 हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग किया इसलिए आया ये, ठीक है ना। अगर इस तरह से आगे, अब यहाँ से लिखना सीखो,
यहाँ से देखो हमने माना था पी क्यू सहवाय संख्या है, तो देखो पी स्क्वायर बट्टा 2 एक पूर्णांक होगा, चूंकि पी स्क्वायर बट्टा 2 क्या होगा, एक पूर्णांक होगा, एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, ठीक है। अच्छा पी स्क्वायर बट्टा 2 पूर्णांक है, तो पी स्क्वायर अब 2 से डिवाइड होगा पूरी तरह, तो इसको लिखेंगे, इसलिए पी स्क्वायर 2 से भाज्य होगा, 2 से क्या होगा, भाज्य होगा। अच्छा अभी हमने पढ़ी थी जी प्रमेय नंबर 1.3, अगर पी स्क्वायर 2 से भाज्य है तो पी भी 2 से भाज्य होगा। अभी हमने पढ़ा था पी स्क्वायर अगर 2 से भाज्य है तो इसलिए पी भी 2 से भाज्य होगा, 2 से भाज्य होगा, ठीक है ना, 2 से भाज्य। अगर p 2 से भाज्य है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो अगर p है वो 2 से भाज्य है तो इसमें 2 से पूरा भाग जाएगा, कोई इंटीजर आएगा कोई पूर्णांक आएगा, 2 4 6 8 10, अब पता तो है नहीं p कितना है तो कितना आएगा, तो इसको माना k बार जा रहा है, k1 बार, p में हमने 2 से भाग दिया, k1 बार गया, k1 यहाँ पे पूर्णांक है, k1 पूर्णांक है, ठीक है, k1 पूर्णांक है। यहाँ तक समझ में आ गई बात। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो p बराबर 2k1 हो जाएगा, 2k1, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। अब देखो आगे, इस p की वैल्यू 2k1 आई है, इसको हम समीकरण डाला नहीं, समीकरण डाल दे रहे हैं, ठीक है ना, समीकरण इक्वेशन नंबर इसको तो 1 डाल रहे हैं, आप भी लिख लेना, इसको सेकंड लिख रहे हैं, समीकरण नंबर 2 लिख रहे हैं, ठीक है ना, 2 लिख रहे हैं और इसको 1 लिख रहे हैं। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में लगा रहे हैं हम, समीकरण 2 का मान समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 का मान 1 में रखो। देखो p का मान 2k1 है तो यहाँ रखें p स्क्वायर, इसकी जगह पर रखें 2k1 रखेंगे, देखो q स्क्वायर बराबर 2k1 का स्क्वायर बट्टे 2, ठीक है ना, p की जगह पर 2k1 लिख लिया, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर भी कर दिया, अब 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, q स्क्वायर बराबर यहाँ पे 4 हो जाएगा, और k1 का स्क्वायर k1 स्क्वायर रहेगा और यहाँ पे 2 रहेगा, ठीक है, 2 से 4 को काट देंगे, 2 से 4 को काटें 2 बार, तो रहेगा q स्क्वायर बराबर 2k1 का स्क्वायर, ठीक है। अगर यहाँ से हम k1 की वैल्यू ज्ञात करना चाहें, किसकी वैल्यू, k1 की वैल्यू ज्ञात करना चाहें तो इसमें 2 से इस तरह से भाग कर लेंगे, तो k1 स्क्वायर आ जाएगा, k1 स्क्वायर बराबर q स्क्वायर बट्टा 2, q स्क्वायर बट्टा 2। देखो अभी हमने माना था कि k1 क्या पूर्णांक है, तो k1 स्क्वायर भी पूर्णांक होगा, तो ये देखो k1 स्क्वायर भी पूर्णांक होगा, अगर k1 स्क्वायर पूर्णांक है तो q स्क्वायर बट्टा 2 भी पूर्णांक होगा, समझ रहे ना, k1 यहाँ पे हमने पूर्णांक माना है तो k1 का स्क्वायर भी पूर्णांक होगा, k1 का स्क्वायर पूर्णांक होगा तो q स्क्वायर बट्टा 2 भी पूर्णांक होगा, तो इसलिए लेंगे चूंकि q स्क्वायर बट्टा 2 एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। अच्छा ये पूर्णांक है तो क्या करेंगे, तो q स्क्वायर 2 से विभाज्य होगा, बहुत जगह बहुत कम पड़ रही है भाई, यहाँ पे इस तरह से लिखूंगा मैं, बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, दोबारा समझा दूंगा इसी को, ठीक है ना, q स्क्वायर है वो 2 से डिवाइड होगा, q स्क्वायर किससे डिवाइड होगा, 2 से, देखो लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए q स्क्वायर 2 से विभाज्य होगा, 2 से भाज्य होगा, ठीक है, 2 से भाज्य होगा, q स्क्वायर 2 से भाज्य होगा तो q भी 2 से भाज्य होगा, तो इसे लिखेंगे अब, इसलिए q भी 2 से भाज्य होगा, 2 से भाज्य होगा। देखो q अगर 2 से भाज्य होगा, q 2 से भाज्य होगा तो आप कैसे लिखेंगे, q बट्टा 2, q में मैं 2 से भाग करूं तो किसी ना किसी संख्या बार जाएगा, 2 बार 4 बार 6 बार, तो यहाँ मान ले रहे हैं k2 बार गया है, कितनी बार गया है, k2 बार गया है, माना k2 पूर्णांक है, माना k2 क्या है, पूर्णांक है, इसलिए गया है, ठीक है ना, k2 बार गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, जब यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से, तो q बराबर 2k2 आ जाएंगे, 2k2, इसको इक्वेशन नंबर 3 डालेंगे, ठीक है ना। अब देखो समीकरण 2 को 3 को ध्यान से समझो, समीकरण 2 बराबर p बराबर 2k1 है और q बराबर 2k2 है, वो इसको मैं यहाँ समझा रहा हूँ, कहाँ समझाऊँ, जगह बहुत कम पड़ेगी भाई, यहाँ देखो, यहाँ समझा रहा हूँ,
इस बॉक्स में समझा रहा हूँ, ठीक है। ये रफ कार्य है, ये लिखना नहीं तुम्हें, समय ना केवल, ठीक है ना। ये रफ है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, रफ का काम है। क्या काम है? P बराबर 2K1 है, P बराबर 2K1 है, और यहाँ पर Q बराबर 2K2 है, Q बराबर 2K2। अब ध्यान से देखो, अभी मैंने आपको जब क्या कहते हैं सहभाज्य संख्या समझाई थी, तब उसका एचसीएफ 1 बताया था, अभी मैंने मिटाया भी नहीं है। देखो ये लिखा हुआ है, एचसीएफ कितना बताया था? 1 बताया था, कि उसमें ओवेनिस्ट फैक्टर है, ओवेनिस्ट गुणनखंड है, वो 1 आना चाहिए। अब इसमें देखो, इसमें तो वही 2 आ रहा है, ये गड़बड़ हो गया। समीकरण 2 से पी ओ क्यू हमने पूर्णांक सब माने ना माने, तो P की वैल्यू 2K1 आया, और यहाँ पर समीकरण 3 से Q बराबर 2K2 आया। तो इसमें देखो ओवेनिस्ट गुणनखंड 2 आ गया कि नहीं आ गया, बताओ। ओवेनिस्ट गुणनखंड 2 आ गया, इसका मतलब ये हमारी कल्पना के विपरीत आया है। तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 2 और 3 से स्पष्ट है कि समीकरण 2 व 3 से स्पष्ट है कि क्या कहते हैं, P और Q का ओवेनिस्ट गुणनखंड 2 होगा। P और Q का, P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 होगा, 2 होगा, है ना। 2 है, होगा क्या? है 2 है, 2 है, ठीक है। जो कि हमारी कल्पना के विपरीत है, हमारी कल्पना के हिसाब से तो इसका गुणनखंड 1 आना चाहिए, लेकिन 2 आ रहा है, तो जो हमारी कल्पना से क्या है? विपरीत है। कहाँ लिखूं भाई? चलो यहाँ लिखता हूँ अब मैं, ठीक है। एडजस्ट करना भाई, टाइम जगह, मैं क्या करूँ, जगह ही नहीं है तो इसमें, ठीक है। तो जो कि यहाँ से लिखूंगा, जो कि हमारी कल्पना के विपरीत है, ठीक है। अतः √2 एक अपरमेय नहीं, परमेय तो हमने माना, सॉरी परमेय नहीं, परमेय तो हमने माना था, उसका उल्टा आया है। तो परमेय का उल्टा क्या होता है? अपरमेय। तो अतः √2 एक अपरमेय संख्या, परमेय नहीं है, अपरिमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है, ठीक है ना। बड़ा क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, लेकिन लिखना ही है, बहुत कुछ करना नहीं, द्वारा समझ लो, इतना रह गया, है ना। द्वारा समझो से, देखो √2 एक परमेय संख्या, इस तरह से मान के चलें उल्टा, ठीक है ना। तो √2 क्या हो जाए? P बट्टा Q, क्यों परमेय संख्या पढ़ा था हमने, P बट्टा Q के रूप में होता है, ठीक है। P Q को माने सहभाज्य पूर्णांक है, सहभाज्य पूर्णांक है तो उसका एचसीएफ 1 आना चाहिए, अगर ज्यादा कम बड़ा आ गया तो ये माना नहीं जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो √2 Q बराबर P, तो √2 का भाग P बट्टा √2 आ गया, है ना। इधर तो दोनों पक्षों में वर्ग किया है, फिर तो Q² बराबर P² बट्टा 2 आ गया। यहाँ पर देखो Q और ये P Q सब पूर्णांक थे, पूर्णांक है तो ये भी पूर्णांक हो, P² बट्टा Q, P² बट्टा 2, P² बट्टा 2 पूर्णांक है तो P² 2 से भाज्य होगा, अगर 2 से भाज्य होगा तो P भी 2 से भाज्य होगा, है ना। P 2 से भाज्य होगा तो इसको हम लिखेंगे P बट्टा 2 = K1। यहाँ मान लिया K1 एक पूर्णांक है ना, तो P बराबर 2K1 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई समीकरण 2 मान लिया, ठीक है ना। इस 2 का मान समीकरण 1 में लगाएं, जहाँ P की जगह पर, इस जगह पर, तो P की जगह पर लगाएं, 2K1 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और K1 का स्क्वायर, K1 का स्क्वायर 2 से 4 को काट दें 2 बार, तो Q स्क्वायर वाला 2K1 आ जाएगा स्क्वायर। यहाँ से K की वैल्यू ज्ञात करें, K1 का स्क्वायर ज्ञात करें, 2 का भाग करना पड़ेगा, तो K1 स्क्वायर बराबर Q² बट्टा 2। अब लिखेंगे यहाँ से कि देखो यहाँ पर K हमने इधर माना था, K1 पूर्णांक है, अगर K1 का पूर्णांक तो K1 का स्क्वायर भी पूर्णांक होगा, तो Q² बट्टा 2 भी पूर्णांक होगा, ये लिखा है Q² बट्टा 2 भी पूर्णांक है। अगर ये पूर्णांक तो Q² 2 से भाज्य होगा, अगर Q² 2 से भाज्य होगा तो Q भी 2 से भाज्य होगा, Q से 2 से भाज्य होगा, तो इस तरह से लिखें Q बट्टा 2 बराबर K2, इसको मान लिया ये पूर्णांक है, तो Q बराबर 2K2। अब देखें ध्यान से समीकरण 2 से और समीकरण 3 से, समीकरण 2 3 मैंने यहाँ लिख के बताया, ये देखो 2K1 2K2, ओवेनिस्ट गुणनखंड क्या है? 2, आना कितना चाहिए? 1, तो ये हमारी कल्पना से विपरीत हो गया, तो इसे लिखेंगे समीकरण 2 3 से स्पष्ट है कि P व Q का ओवेनिस्ट गुणनखंड 2 है,
ठीक है ना। उभयनिष्ठ गुणनखंड दो है, जो है दो है इसलिए जो कि हमारी कल्पना के विपरीत, अतः √2 एक अपरमेय संख्या है, परमेय नहीं है, अपरमेय संख्या है। इस तरह से करेंगे, ठीक है। देखो ये उदाहरण नंबर 9 भी है, ये √3 एक परमेय संख्या है, जो √2 का परमेय बताया है वैसे सेम है ना, √3 भी इसी तरह से करेंगे बिल्कुल, केवल संख्या चेंज करनी है, केवल क्या करना है, संख्या चेंज करनी है। देखो यहाँ 2 की जगह पर 3 कर दूं, इस तरह से 3 कर दूं, तो केवल संख्या चेंज हो जाए, भाषा समीकरण सब कुछ एक जैसा रहेगा, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सारे क्वेश्चन √5 ज्ञात करें वो भी ऐसे ही आएगी, √7 ज्ञात करें वो भी ऐसे ही आएगी, जो भी ज्ञात करेंगे इस तरह के क्वेश्चन वो सब इस तरह एक ही तरह से होगा, है ना। इस तरह से 3 लिखेंगे, देखो यहाँ पे मैं संख्या चेंज कर रहा हूँ इस तरह से, ठीक है। टाइम कम है, जल्दी कर दे रहा हूँ। देखो यहाँ 3 लिखेंगे, 3 यहाँ से चेंज करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे 3 लिखे जाएंगे तो 3 तरह का 9 आ जाएगा, यहाँ पे 3 तरह का 9 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ भी 3 आ जाएगा, इस तरह से 3 आ जाएगा, ठीक है। 3 से भाग करें तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3। देखो ये यहाँ पे 3 हो जाएगा इस तरह से, तो देखो यहाँ सब ये सब जगह 3 हो जाएगा ऐसे। ये उदाहरण नंबर मैं क्या कौन सा करके दिखा रहा हूँ, उदाहरण नंबर 9 करके दिखा रहा हूँ आपकी पुस्तक का। देखो इस तरह से हो गया ये प्रमेय, चलो हटा दो प्रमेय नंबर, अब हटा के उदाहरण नंबर मैंने, प्रमेय तो आपकी समझ में आ गई, उदाहरण नंबर 9 कर दिया इसी में। अब मैंने इस तरह से ऐसे किया है क्योंकि आप समझ जाएंगे क्वेश्चन ये वैसे ही सादा हो जाते, एक बस सीख लो ढंग से, है ना। देखो बराबर आ गया, इसमें भी देखो अब यहाँ लिखेंगे, यहाँ देखो 3 3 हो जाएगा, तो अब देखो 2 की अब 3 उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया, 3 हो गया ना। तो इसको फिर उसी तरह से लिखेंगे, समीकरण 2 3 से स्पष्ट है कि पी क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 नहीं अब 3 है। अब कितना है, 3 है। अगर 3 है तो जो कि हमारी कल्पना के विपरीत है, अतः √2 नहीं √3। अब √3 वाला सवाल करें तो √3 लिख लें, √3 एक अपरमेय संख्या होगा। इसी तरह के से √5 का कर लें, इसी तरह से √7 का कर लेंगे, इसी तरह से सारे क्वेश्चन होंगे हल, ठीक है ना। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, और फिर भी कोई समस्या हो तो आप बताएं, ठीक है ना। चलो।